हेलो स्टूडेंट, मैं यशपाल कंत्रा एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। वो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है। देखो, हमारा जो प्रैक्टिस सेट चलता है वो यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न, यूके पी एस सी पैटर्न। देखो, जो प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलता है, प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलता है वो यूके ट्रिपल एस सी प्लस यूके पी एस सी, मेनली जो हमारा फोकस है वो यूके पी एस सी और यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न पे आधारित है। इसके अलावा स्टेट के जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, जैसे डीएलएड है या फिर और कोई अदर एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जो हमें प्रैक्टिस सेट की जो बैच की टाइमिंग है वो, और कब पेपर होता है, कब उसका डिस्कशन होता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो पहला स्टार्ट होता है मॉर्निंग वाला, सबसे पहला जो हमारा, देखो ये मंडे को आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका 7:30 से लेकर 9 बजे। तो 7:30 से जो पहला बैच स्टार्ट होता है, 7:30 से लेकर 9 बजे उसका मंडे को पेपर होगा। उसका जो सॉल्यूशन होगा अगले दिन मंगलवार को डिस्कशन होता है। ठीक है, वही सेम टाइमिंग है डिस्कशन की भी, 7:30 से लेकर 9 बजे। सेकंड जो बैच है, सेकंड बैच की जो टाइमिंग है वो है 9:30 से लेकर और 11 बजे। तो मंडे को इसका, जैसे मंडे को पेपर हुआ, अगला जो सेम मंडे को फिर 9:30 बजे भी पेपर होगा, 9:30 से 11 बजे चलेगा। उसका जो डिस्कशन होगा वो 9:30 से 9:30 से लेकर 11 बजे चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो बैच थे, सुबह 7:30 से लेकर और 9 बजे और 9:30 से लेकर 11 बजे, ये दोनों बैच कैसे हैं? ऑफलाइन बैच हैं। ये ऑफलाइन है, ये आपको याद रखना है, ऑफलाइन बैच है। लेकिन ये जो 11:30 बजे वाला जो बैच है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, तो इसकी जो टाइमिंग है 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 1 बजे। आपको पता है, इसको ध्यान रखना है कि जैसे मंडे ट्यूसडे, जैसे हमारा पेपर चलता है, मंडे को पेपर हुआ, ट्यूसडे को इसका डिस्कशन हुआ, उसी तरह से इस 11:30 बजे वाला जो बैच है उसका भी 11:30 बजे एक दिन पेपर होगा, मंडे को, ट्यूसडे को उसका डिस्कशन होगा। फिर बुधवार वाला, जो बुधवार का जो टाइमिंग है हम लोगों का, टारगेट पेपर रहता है उस दिन। टारगेट आपको एक हफ्ते पहले दिया जाता है, जैसे आज बुधवार है, आज का जो टारगेट हुआ उसका अगला टारगेट आज ही आपको अगला टारगेट भी दिया जाता है। तो टारगेट जो पेपर होता है उसमें डिस्कशन सेम डे होता है। जैसे आपने आज पेपर करा, उसका डिस्कशन, उसका सॉल्यूशन उसी दिन सेम डे पे किया जाता है। फिर उसके बाद बृहस्पतिवार को फिर पेपर होगा, फिर शुक्रवार को उसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये वाला जो बैच है आपका 11:30 बजे वाला, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है। तो ऑफलाइन भी बच्चे हमारे पास यहाँ ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हैं, साथ ही ऑनलाइन लाइव चल रहा होता है, लाइव क्लास बिल्कुल। आप चाहें तो उसमें कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि वो लाइव टाइमिंग क्या है, 11:30 बजे से है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन वालों के लिए, वो ये है कि जब भी आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो आप अपने साथ, जब पेपर अटेंड करने में नहीं तो आप कभी भी पेपर अटेंड करो, लेकिन जब डिस्कशन होता है उस दौरान आप पेपर पेन कॉपी लेके बैठिएगा। क्योंकि जो आपको कराया जाता है, जो आपको जैसे बताया जाता है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते, कुछ सीधा बोल देते हैं, बोलते बोलते बच्चे लिख लेते हैं। तो आप लोगों को वही करना है पूरा, जैसे कोई चीज़ बोल रही है, जैसे कोई पॉइंट आपको नोट करना है, तो तुरंत उसी दौरान आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेन पेपर लेके जरूर बैठिए, ये आपको सजेशन जरूर दूंगा मैं आपको। जब भी आप ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑनलाइन में आपको पूरा लगेगा ही नहीं कि हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ऑफलाइन की पूरा फीलिंग आई है, क्योंकि पूरा वही चीज़ होता है। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, फिर मैं आपको, सपोज मैंने विलोम शब्द लिखा है तो मैं बोलता हूँ बताइए इनका विलोम शब्द आप भी लिखिए। तो कुछ टाइम देता हूँ, फिर आप बच्चे अपने आप माइंड लगा के थोड़ा अपने आप करते हैं, फिर जो नहीं कर पाते वो फिर मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, जो 11:30 बजे वाला बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन तो रोज आ ही रहे हमारे पास, उनको पता है सब कुछ। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, जो 11:30 से लेकर 1 बजे जो टाइमिंग है, वो पूरा आपको पूरा पंक्चुअल उसके लिए रहना है, जिस दिन सॉल्यूशन होता है। बाकी ऑफलाइन तो आप कभी भी अटेंड करो पूरा, जैसे आज मंडे है तो मंडे को ऑनलाइन, ये मंडे को वीडियो डली, मंडे को पेपर डाला, तो आप कभी भी उसे अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगले दिन जब सॉल्यूशन होता है उस दिन आपको पूरा 11 बजे 11:30 बजे बैठना है, और 1 बजे या 1 बजे से ऊपर भी कई बार टाइमिंग हो जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है आपका इस तरह से।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? कौन सी होगी? हाँ, आंसर होगा डी, ऊ। ठीक है, देखो मात्रा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मात्रा के आधार पे जैसे पहला आता है आपके ह्रस्व स्वर, सेकंड आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त या प्लुप्त स्वर। ठीक है, पहले तो यही क्वेश्चन याद रखना है कि मात्रा के आधार पे या मात्रा के उच्चारण के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, ह्रस्व स्वर जहां पे केवल एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे आपका आ हो गया, आ, ई, उ, और इसमें री भी आता है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 4। यहाँ पे केवल एक मात्रा का समय लगता है, बोलते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ और री, ये 4 है, याद रखना है। दीर्घ स्वर आ, ई, सॉरी आ तो नहीं, आ, बड़ा ई, बड़ा उ। देखो इसमें भी, इसको बाद में लिखेंगे, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर भी 2 होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे ये मूल दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? 3 तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ के मूल दीर्घ स्वर है। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ स्वर भी 2 में है, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। यहाँ पे संयुक्त दीर्घ स्वर आपको कई बार पूछा जाता है, संयुक्त दीर्घ। तो इसमें संयुक्त दीर्घ में आएंगे 4 हैं, ए, आई, ओ और आओ। ये संयुक्त दीर्घ स्वर है, 2 अलग अलग स्वरों के उच्चारण से मिलके बने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ का अगर हम देखें तो अ कैसे बना है? अ प्लस ई से मिलके बना है ए। आई देखेंगे तो अ प्लस ए से मिलके बना है आई। ओ को अगर मैं यहाँ पे तोड़ूं तो अ प्लस उ से मिलके बना है, और आओ कैसे बना है? अ प्लस ओ से मिलके बना है आओ। तो इनको बोला संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 स्वरों का संयुक्त हुआ है यहाँ पे, इसलिए 2 अलग अलग स्वर है। यहाँ पे तो सेम है, अ प्लस अ से आ बनता है, ई प्लस ई से ई बनती है। तो ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं और इनको बोला जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। कई बार आपके पास आता है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है या संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आंसर होगा ये वाला। कितने इनकी संख्या? तो 4। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वरी के अंतर्गत आते हैं दोनों, ये तो संयुक्त दीर्घ स्वर है और ये है मूल दीर्घ स्वर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा डीप भी बनते कई बार कि मूल दीर्घ स्वर पूछ लिया जाएगा आपको, या आपको पूछ लिया संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है, तो संयुक्त ये 4 हैं, मूल दीर्घ स्वर ये 3 है। और जो तीसरा जो है, ये दोनों एक पार्ट है, ये दूसरा 2 एक ही साथ आते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपके पास आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जैसे आपका जहां पे 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, यहाँ पे तो 2 मात्रा का समय लग रहा है, यहाँ पे 2 से अधिक मात्रा का समय जहां पे लगता है वहां पे प्लुप्त स्वर होता है। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम राम, इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग ये प्लुप्त स्वर होता है और इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है नाटकों में, नाटक या संवादों में। क्वेश्चन आता है आपके पास कि नाटक और संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा प्लुप्त स्वर का। जैसे राम, ओम, तो यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या था? डी था, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व स्वर बोला है, तो ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री होती। ठीक है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? क्रिया के आधार पे देखो, ऑप्शन ए, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। याद रखना, जब भी खुद से कार्य न करके किसी दूसरे से कोई कार्य करवाया जाता है तो वहां पे हमेशा परिणार्थक क्रिया होती है। तो पहला वाला सही है। ठीक है, खुद से कार्य नहीं हो रहा है, दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। सेकंड है, खिलाड़ी खेलकर आया और सो गया। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। सही है, गलत है? गलत है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। याद रखना है, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती है उसका संयुक्त किया जाए। संयुक्त मतलब जोड़ना। किससे जोड़ा है? और से, वहां पे संयुक्त क्रिया होती है।
जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आती हैं और उसको और, किंतु, परंतु, इसलिए से जोड़ा जाता है, वहां पे हमेशा संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है। पंडित जी ने नहाकर पूजा की, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। जब कोई क्रिया एक क्रिया समाप्त हुई और उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे पंडित जी ने पहले नहाए और तुरंत उसी समय दूसरी क्रिया शुरू कर दी, पूजा की, तो वहां पर हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे खिलाड़ी खेलकर आया और सो गया, और से उसको दो क्रियाओं को जोड़ा गया है, वहां पे हमेशा संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा, सही आंसर बी होगा। बाकी ए सही है, सी सही है और डी भी सही है। वहां बोलते हुए तुतलाता है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, जिसमें जैसे तुतलाना, हत्याना, बतियाना, ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। तो सही आंसर होगा बी वाला, वहां पे लिखेंगे संयुक्त क्रिया है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 है धार काटी उड़ाल ऊंची, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? देखो, सबसे पहले धार काटी, धार होता है जैसे चढ़ाई होती है ना, चढ़ाई के लिए एक धार है। सपोज चढ़ाई में आप चढ़ रहे हैं, ये है सपोज, तो ये जब ऊपर आप चढ़ते हो तो काफी कठिनाई आपको देखनी पड़ती है, कठिनाई झेलनी पड़ती है, क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा थकान ज्यादा लगती है। लेकिन याद रखना, जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको नीचे भी तो आना है, तो इसका मतलब है दुख के बाद सुख ही आता है। यानी कि पहले आप ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित आपने ऊंचे, अपना डेस्टिनेशन तो आपका नीचे ही है ना, यहाँ से आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ऊपर जाते समय आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आंसर यहाँ पर आपको आसानी, आपको सहजता महसूस होगी। तो आंसर होगा बी, दुख के बाद सुख ही आता है। ठीक है, तो ये कहावत है और कुमाऊनी कहावत है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब देखो, सबसे पहले कृत प्रत्यय से पहले आपको तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। तद्धित प्रत्यय आपके दिमाग में आएगा, तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली, प्रत्यय जो होते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आओ, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि तद्धित प्रत्यय के लिए हमने क्या पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन ए में आऊं, खटाई, कैसा शब्द है, खट्टा, विशेषण है ना, खट्टा क्या विशेषता को बताता है, तो विशेषण है, तो खट्टा से बना है खटाई, तो विशेषण हो गया, तो ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ये आएगा नहीं, कृत प्रत्यय आपको पूछ रहा है, तो ये गलत है। दैत्य क्या है, दैत्य संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो दैत्य भी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है अपने संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। सैब विशेषण है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले प्रत्यय तो हमने तद्धित प्रत्यय पढ़े। अब बचा हुआ ऑप्शन डी है आपके पास। अब धड़कन में आएंगे तो धड़क क्रिया है। ठीक है, धड़कन क्या है, क्रिया है, और क्रिया से या धातु से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आंसर होगा धड़कन। ऑप्शंस, अगर आपको चीजें पता है ना तो आपको कुछ नहीं करना, दो आपके पास पढ़ते हैं तो एक भी आपको अगर पता है तो उसी से आंसर आ जाएगा। बस ये चीज आपको रखना याद जरूरी है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि बाकी धातु या क्रिया से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तो धड़कना क्रिया है, क्रिया से बना हुआ है। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1826 में। अगर आप डेट याद रखना है तो 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था इसका? तो आंसर होता है पंडित जुगल किशोर के द्वारा, जुगल किशोर। तो पंडित जुगल किशोर के द्वारा उदंड मार्तंड समाचार पत्र निकाला गया था। तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्र था। कहां से निकलता था? कोलकाता से। ठीक है, ये भी चीज याद रखना है। और मैंने आपको बताया भी कई बार कि जितने भी स्टार्टिंग के पत्र थे, जो पत्र छपते थे, वो सभी कहां से छपते थे? कोलकाता से छपते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस एकमात्र तब वहीं पे थी। ठीक है, तो याद रखना है। और इसीलिए हम 30 मई को हिंदी का पहला समाचार पत्र छपने के कारण ही हर साल हम 30 मई को क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। आता है ना आपके पास कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को छपा था, उदंड मार्तंड, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम 30 मई को मनाते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट 6 पे आते हैं। रामलला नाहचू किसकी रचना है? रामलला नाहचू ये तुलसीदास की रचना है, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, तुलसीदास जिनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना। अगर आपको जन्म कभी पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1532 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास से और क्या क्या चीजें आपको याद रखने वाली हैं, वो आपको याद रखने वाली चीजें हैं कि इसमें लिखेंगे पहला, इनको कई नामों से जाना गया और अभी पेपर में आपको पूछा गया था कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा तुलसीदास। तो यहां पे लिखेंगे हिंदी का जातीय कवि। दो तीन नामों से इसको जाना जाता है, इनको जाना जाता है। हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, ये वाला तो पेपर में पूछा जा चुका है, हो सकता है आप दूसरा पूछ ले कि मानस का हंस किसे कहते हैं, या फिर कवि शिरोमणि किसे कहते हैं। कवि शिरोमणि भी इनको कहा गया है, कवि शिरोमणि। ये तीनों नाम किसके हैं? तुलसीदास के हैं। मानस का हंस, हिंदी का जातीय कवि और कवि शिरोमणि इनको कहा गया है। साथ ही आपको याद रखना इनका बचपन का नाम भी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। पता है किसी को इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम राम बोला। हाँ, बचपन का नाम था इनका राम बोला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, एक चीज याद रखना है, ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी, अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। किस भाषा में? अवधी। लेकिन आप एक चीज और याद रखेंगे कि कब लिखी। आप क्वेश्चन इस तरह से को हर चीज को आपको पढ़ना है, तो याद रखेंगे रामचरितमानस, पहला तो यही याद रखना है कि रामचरितमानस इन्होंने किस भाषा में लिखी, तो अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो आंसर होगा 1574 में। 1574 में इन्होंने ये लिखी है अवधी भाषा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपकी रामचरितमानस। देखो सब कुछ आपने पढ़ा रहता है, लेकिन कुछ चीज मिस रहती है हमेशा। जब हमें ये लगता है पेपर में क्वेश्चन बनता है, तभी हमें ये लगता है कि यार ये क्यों नहीं पढ़ा हमने। तो जब हमने आपने पढ़ा है कि रामचरितमानस हमने पढ़ी है कई बार कि तुलसीदास के द्वारा है, और ये भी हमने पढ़ लिया कि अवधि में, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक चीज और पढ़ने में क्या दिक्कत है कि कब लिखी गई, तो 1574 में प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी और भी जैसे इनकी रचनाएं हैं, तो अगर आप चलो लिख ही लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कुछ रचनाएं जैसे आपका बरवे रामायण, लिख लो फटाफट से साथ साथ। बरवे रामायण इनकी एक रचना है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी इनकी एक रचना है। कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। तीन लिखना, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली भी किसकी रचना है? तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण। ठीक है, इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे पार्वती मंगलम, ये लॉ है। ठीक है, पार्वती मंगलम और जानकी मंगलम, ये सब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं बनता है, तो याद रखेंगे। यही अगर आपको यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर बनने के चांसेस बहुत कम है। 90% आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। एक लेखक आपका तैयार, ऐसे ही तो करना है, एक एक करके आपको सारे लेखकों को तैयार करना है। जो आपके 23 आपको सिलेबस में 23 जो लेखक दे रखे हैं, उन सभी को इस तरह से पढ़ना है कि आपको कुछ भी ना छूट पाए। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे तुलसीदास, और इसका याद रखेंगे ये जो सब चीजें लिखी है, तो फटाफट से आप लिखते भी रहेंगे। ठीक है, अगली बार मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ से, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों का शब्दों में अलंकार है, शब्दों का अलंकार है। देखो खग कुल कुल सा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा यमक अलंकार में, आपने पढ़ा होगा कि एक एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे कुल कुल सा आ रहा है, और उस जो शब्द पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग बार अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पे खग कुल, यहाँ पे पहला खग कुल का मतलब है, खग मतलब होता है पक्षी, पक्षी के कुल की बात हो रही है, पक्षी के वंश की बात हो रही है।
कुलकुलसा मतलब कुलकुलसा, इनका समूह की बात हो रही। पहला इसमें है पक्षी, इसमें लिखो पक्षी का समूह या पक्षियों का समूह, और यहां पे है पक्षियों का कुल। कुल मतलब वंश, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो दोनों जगह पे अलग अलग पक्षियों, एक समूह की बात कर रहा है और एक कर रहा है कुल या वंश की बात कर रहा है। तो दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां पे हमेशा यमक अलंकार होता है। जैसे आप कनक कनकते वाला पढ़ते हो, कनक कनकते सौगुने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प, यहां पर डी आंसर है, ठीक है। देखो, अकलॉक बैरी का मतलब होता है अक्ल का दुश्मन, ठीक है। अकलक, अकलॉक बैरी यानी कि अक्ल का दुश्मन, या फिर मूर्ख बोल सकते हैं, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी आंसर है यहाँ पे, बाकी सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। अनुत्तरित का मतलब क्या होगा, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको बोलते हैं अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है। देखो ऑप्शन ए वाला सही है बिल्कुल। सिंहा, पंचानन, नाहर और मिर्गारी, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं, सिंह के, ठीक है। देखो यहाँ पे सूर्य, रवि और दिनकर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखो तरणी भी सूर्य का होता है, लेकिन मात्राओं में अंतर होता है। यहाँ पे जो ये तरणी दिया है इसका मतलब है नाव, इस तरणी का मतलब क्या होता है, नाव। जबकि अगर आपके पास ये वाला तरणी आ जाए तो इसका मतलब होता है सूर्य। याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तरणी और तरणी का अर्थ क्या होगा, आपको दे देगा ऐसे, तरणी एक छोटी णी की मात्रा दे देगा और एक बड़ी णी की, तो आप बताओगे इसका क्रमशः आंसर क्या होगा, ये क्या इनका मतलब होता है। इस तरणी का मतलब होता है सूर्य और इस तरणी का मतलब होता है, तरणी मतलब पार लगाना, इनकी नाव, ठीक है। तो यहां पे इसलिए ये गलत हो गया। अग्नि, पावक और अनल, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, आग के पर्यायवाची होते हैं, सभी किसके, आग। जबकि पिसुन किसका होता है, कौवा, यानी कि काक का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में आते हैं महेश, भूतेश और सतीश, ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं, ये सब किसके हैं, शिव। लेकिन यहां पे एक ये वाला जो दे रखा है रमेश, ये रमेश होता है विष्णु का, रमाधन ईस, रमेश, तो किसने का पर्यायवाची है, विष्णु का। बाकी महेश, भूतेश और सतीश सबके शिव के, सब शिव के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए वाला, इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्रिया कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से काम या, ये वाला आंसर होगा सी, जिस शब्द से काम का होना या करना, करने का बोध, उसे क्रिया कहेंगे, सीधा सीधा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्न में से बेमेल शब्द हैं। हाँ देखो, गैल्या, दगड़िया और सौंजड़ा सभी समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। आप देखो, आपको एक क्लिक किया होगा कि सौंजड़ा, तो नॉर्मली सौंजड़ा हम बोलते हैं, जो कपल्स होते हैं ना, कपल्स या कपल के लिए बोला जाता है, सौंजड़ा बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा मतलब नहीं। लेकिन गैला, गैला दगड़िया, ये भी तो जरूरी थोड़ी कि लड़के लड़के लड़कियां हो तो उन्हीं को गले बोलेंगे, लड़कियां भी तो फ्रेंड्स होती हैं क्या, उनको भी बोला जाता है दगड़िया, मित्र, सभी मित्र के पर्यायवाची, एक तरह से मित्र, मित्र या साथी। हाँ तो प्रेमिका को नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सौंजड़िया का मतलब होता है साथी, तो ये भी तो गैल्या दगड़े, ये भी तो साथी होते हैं, मित्र ही तो होते हैं। किसको, गैल्या दगड़िया, हाँ हाँ हाँ। सौंजड़िया दोनों को, दोनों दोनों का जो युगल होता है ना, युगल्स को बोले जाते हैं, सौंजड़िया कपल्स के लिए बोला जाता है। लेकिन मतलब तो उनका वही है ना, मतलब किसका मित्रता वाला भाव है, मित्र। आपके जो लड़के हैं उनके लड़कियां भी तो फ्रेंड होती है, मित्र होते हैं, गैले उनको भी तो बोला जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सभी एक ही चीज को दर्शाते हैं, बेमेल नहीं है, सभी एक ही चीज को दर्शाते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है ऊर्ण शब्द है,
तत्सम शब्द है क्योंकि ये ऊन का तत्सम है, ऊन का तत्सम है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? अचार, ये पुर्तगाली है, आंसर होगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा होगा? मानवीकरण, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 है, नवोडा का संधि विच्छेद है, नवोडा, आंसर होगा सी। नवधन उड़ा, ऊ बड़ा आएगा, कौन सी संधि यहां पे? कौन सी? गुण संधि यहां पर, ठीक है। याद रखना है गुण संधि के रूल्स आपको याद होगा। आ का मेल यदि ई और ई से हो तो क्या बनता है? ए बनता है, ए की मात्रा लगती है, यानी कि ये ए बनता है, ठीक है। अगर आ या आ का मेल ऊ या ऊ से हो तो क्या बनता है? ओ का निर्माण होता है। यदि आ या आ का मेल री से हो तो क्या बनता है? अर बनता है। ये रूल्स आपको याद रखना है। किस संधि का रूल है? गुण संधि। तो यहाँ पे गुण संधि है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आ प्लस ऊ का मेल हो रहा है, ठीक है। आ प्लस ऊ का मेल होता है, क्या बनेगा? ओ, नवोडा, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा गुण संधि यहां पर है, ठीक है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, इसका सही आंसर होगा डी वाला, ठीक है। तो एच का मतलब ऊपर के लिए बोला जाता है, नीच नीचे, भैर बाहर, और फुंडू मतलब होता है फुंडू जा, उधर जा, ठीक है, उधर बोलते हैं, उधर, ठीक है। और उंडू आता, उंडू मतलब होता है इधर, ठीक है। उंडू मतलब क्या होगा? इधर, उंडू आ फुंडू जा, ठीक है, बोलते हैं ना, एक गढ़वाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपभ्रंश शब्द का पहला प्रमाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अपभ्रंश का पहला प्रमाणिक जो प्रयोग मिलता है वो मिलता है महाभाष्य। किसका? ये महाभाष्य, पतंजलि, पतंजलि की रचना है, पतंजलि, ठीक है, लिख लेना। अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि की रचना है। राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि, तो ये भी याद रखना है, भरत मुनि। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा है? आंसर होगा सरसों, ठीक है, सरसों स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी पीतल, मोती और दही ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। सरसों की फसल अच्छी है, सरसों, तो आंसर होगा सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला देखो, सूर्य पश्चिम में डूबता है। याद रखना, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जो निश्चित है कि वही वही होगा, तो वहां पे अधिकरण में पेपर आता है आपका, तो अधिकरण पहला वाला सही है। सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आंसर होगा आपका अधिकरण, वहां पे हमेशा अधिकरण होता है, ठीक है। पिताजी ने गणेश के लिए गाड़ी खरीदी, तो के लिए संप्रदान का के लिए, तो ये भी सही है, ठीक है। मोहन चाकू से फल काटता है, यहां पर क्या होगा? करण ही कारक होगा। जब भी साधन के रूप में, चाकू क्या है? साधन का काम है, और से का प्रयोग किया गया है, साधन के साथ साथ से का प्रयोग किया। जैसे मैंने बोला मोहन बस से जाता है, तो बस से जाता है, तो यानी कि करण कारक वहां पर होगा, साधन के रूप में वहां पे प्रयोग हो रहा है। से आपका अपादान में भी आता है, लेकिन अपादान में अलगाव का भाव होता है, ठीक है। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ पे अलग हो रही है, लेकिन जहां पे साधन के रूप में से का प्रयोग होगा वहां पे हमेशा करण कारक होता है। तो बचा हुआ ऑप्शन डी आंसर होगा, माँ ने बच्चे को अपने हाथों खाना खिलाया। यहाँ पे कर्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? संप्रदान। जब भी किसी के हित में कोई कार्य हो रहा होता है, वहां पे हमेशा संप्रदान कारक होता है, आंसर होगा आपका डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। लास्ट क्लास में भी आपको लिखाया था ग्रामीण विकास से संबंधित ट्राइसेम, और ये 1979 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, 1979 में, ठीक है। कुछ और चीजें ग्रामीण विकास से मैंने आपको लिखाई थी, जैसे आपका IRDP लिखाया था लास्ट क्लास में, IRDP, ठीक है, ये भी
1979 में लॉन्च हुई थी, लेकिन लागू हुई थी 1980 में। ठीक है, लास्ट याद होगा आपको। साथ में मैंने आपको एनआरडीपी लिखा है, एनआरडीपी भी सेम डेट है इसकी और सेम सन है, तब भी लॉन्च हुई थी। साथ ही में 3 कार्यक्रम ट्राइसेम, आईआरडीपी और एनआरडीपी, ये सभी ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, सन याद रखेंगे इनका। फुल फॉर्म आपको लास्ट क्लास में आपको लिखा दी गई थी। एक इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे आज, ड्वाक्रा 1982 की ये स्कीम थी। इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। लिख लेना फुल फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास से संबंधित थी। आंसर होगा 1982 में ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ड्वाक्रा 1982 की है और बाकी सभी योजनाएं आपको लिखा दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखो पहला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1793 में। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूभाग पे लागू थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन इसका सही आंसर है, तो आंसर होगा आपका सी वाला। स्थायी बंदोबस्त से बहुत बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं स्थायी बंदोबस्त से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने वाले हैं, जैसे आपका सबसे पहले तो यही याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में किसने करी? कॉर्नवालिस ने करी। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, ये भारत के 19% भाग पे विस्तृत थी। जो क्षेत्र पड़ता है आपका कौन कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विस्तृत थी, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था। तो ये लगभग भारत का 19% भाग कवर करता था। तो भारत के 19% भाग पे व्यवस्था लागू थी। सेकंड जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। जैसे आपके पास आता है कई बार कि सूर्यास्त कानून किसे बोलते हैं? सूर्यास्त कानून, इसी को बोला जाता है। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है। साथ ही इसको याद रखना है, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। जमींदारी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त, इसमें लिखेंगे इस्तमरारी। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून भी किसे बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त को बोलते हैं। अब ये सूर्यास्त कानून वाला अभी रिसेंटली एग्जाम में पेपर में पूछा गया था, सूर्यास्त कानून इसको क्यों कहते थे? तो सूर्यास्त कानून इसलिए इसको कहते थे क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो लगान वसूलती थी, यानी कि जो टैक्स वसूलती थी, वो टैक्स वसूलने की एक डेट निश्चित की जाती थी। एक निश्चित डेट, एक टास्क दिया जाता था कि सपोज महीने की 10 तारीख को आपको लगान हर हाल में देना ही देना है, और वो लगान कब देना है? सूर्यास्त से पहले पहले आपको जमा कराना होगा। ठीक है, तो सूर्यास्त से पहले पहले अगर आपने लगान जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपकी जमींदारी छीन ली जाती थी आपसे, या स्थायी इस्तमरारी व्यवस्था जो थी उसको छीन लिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी बोला गया था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कितना टैक्स वसूलती थी? ब्रिटिश सरकार जो टैक्स वसूलती थी वो 10/11 टैक्स वसूलती थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार स्थायी बंदोबस्त के तहत कितना टैक्स वसूलती थी? तो ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूलती थी 10/11। ठीक है, टैक्स बोले या लगान बोले, वसूलती थी। ठीक है, बचा हुआ जो टैक्स था, या इसको कई बार इस तरह से दे देता है कि 90% टैक्स वसूलती थी। 90% बहुत बड़ी बात होती, बचा हुआ 10% ही केवल जमींदारों को दिया जाता था। तो 1/11% किसके पास जाता था? जमींदारों के पास। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त से। अगर स्थायी बंदोबस्त से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसे बाहर नहीं बनता है। ठीक है, सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कई स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ लिखना हो या कहीं आपको मेंस में लिखना हो, तो ये पॉइंट अगर आपने हाईलाइट कर दिए तो इससे बाहर आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं इसमें।
यही सब तो चीजें थी कि कितना टैक्स वसूलती थी, जमींदारों को कितना दिया जाता है, इस्तेमारी इसको बोला जाता था, जमींदारी इसको बोला जाता था, सूर्यास्त कानून क्यों बोला जाता था, कहाँ कहाँ पर विस्तृत था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कितना परसेंट भाग, 19% भाग, शुरुआत कब हुई, सब कुछ पॉइंट आपके आ गए इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा जब भी आप स्थायी बंदोबस्त पढ़ते हैं तो उसके साथ दो बंदोबस्त आपको साथ में पढ़ना होता है, एक आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त और दूसरा आपको पढ़ना होता है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये दोनों भी अगर आप साथ में पढ़ेंगे, तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा और अच्छे से आपको पड़ेगा इसमें क्या चीजें हुई थी, उसके बाद जब रैयतवाड़ी आया था उसमें क्या चीजें सरकार ने करी थी, इसमें कितना टैक्स था, टैक्स बढ़ाया था, घटाया था, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टारगेट आपका होगा, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको ये याद करके आने, ये दोनों चीजें आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका कार्य है, आपको अगले पेपर में मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई थी, यानी कि जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है ये किस सम्मेलन में या कहां पर ये सबसे पहले हुई थी, तो आंसर होगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो हुआ था, क्योटो जापान में पड़ता है, ये हुआ था 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, जिसमें कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उद्घृत हुई थी या इसकी धारणा आई थी कि हमें कितना कार्बन उत्सर्जन करना चाहिए, कार्बन ज्यादा उत्सर्जन करने से क्या होगा, यह सब चीजें क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में इसके लिए कुछ उद्देश्य बनाए गए थे, उसके निर्धारण किया गया था। तो इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो याद लिख लेना, इसका उद्देश्य लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे वहां पे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, या लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो इसमें यह बात कही गई थी, कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन है इसको हमें कम उत्सर्जन होना चाहिए कार्बन का, उससे क्या होगा, कार्बन ज्यादा होगा वायुमंडल में तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, से उसके नुकसान होगा, ओजोन की परत जो होगी वो ओजोन परत क्षीण होगी, या उससे हमें अनुकूल उसके दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1997 में, और क्योटो कहां पर है, तो आंसर होगा जापान। ठीक है, जापान में हुआ था, या इसको कई बार एक और नाम से दिया जाता है, Rio+5 भी इसको बोला जाता है, Rio+5। ठीक है, Rio+5 क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इससे 5 साल पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, इसलिए इसको Rio+5 भी बोला जाता है। तो 5 साल बाद 1997 में कौन सा हुआ था, ये हुआ था रियो सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आंसर होगा आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, इसलिए इसको Rio+5 भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 24, निम्न में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। देखो, संविधान में उल्लेख का मतलब है इसका संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में इनको नहीं रखा गया है। तो आपको पता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो है इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1992 को। ठीक है, तो लिख लेना 1992 में एनडीसी का गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास काउंसिल का गठन किया गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी 1952 करेक्शन कर लेना। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो थी, लोकल जो बॉडीज थी या लोकल काउंसिल्स थी, 1956 में इनका गठन किया गया था, तो लिख लेना 1956। ठीक है, ये सभी हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, संविधान के भाग नहीं है, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी नहीं है। इनका सन याद रखना है, कब इनका गठन किया गया था, इनका उद्देश्य भाई तो उसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर एक देखो याद रखना, क्षेत्रीय परिषद अगर पूछा जाए तो 1956 है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अगर आप पूछा जाए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से बनाया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, कब की है बताओ, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1971 में बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से बनाया गया था, क्षेत्रीय परिषद 1971 में, जबकि क्षेत्रीय परिषद जो आएगा 1956 का है। नेक्स्ट 55, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटे किसके किनके कारण होते हैं। देखो, महासागरों में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है पृथ्वी को,
चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमता है, उसी के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। तो आंसर होगा आपका 1, 2 और 3 सभी। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सा फंडा है इसका महासागर में जो ज्वार भाटा आने का। याद रखने यहाँ पे देखो, सूर्य तो कांस्टेंट रहता है, सूर्य तो अपने स्थान पे रहते हैं और उसके चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और चंद्रमा। तो याद रखना है, सपोज यहाँ पे मैं चंद्रमा रखता हूं बीच में, और जब एक सीट में होते हैं, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका पृथ्वी। यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे कौन सा ग्रहण होगा बताओ, कौन सा ग्रहण होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि होता क्या है कि ये सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पे पड़ता है और पृथ्वी पे उसकी छाया पड़ जाती है चंद्रमा की, तो इसका प्रकाश कहाँ नहीं पड़ पाता, पृथ्वी पे। तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और ये स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। क्योंकि ज्वार भाटा का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? ग्रहण से भी होता है। अब होता क्या है कि ये चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और सूर्य भी इसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे वृहद ज्वार आते हैं। इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? जल होता है। इस जल को खींचने का प्रयास करती है सूर्य और चंद्रमा। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो बाहर जल भी तो घूमता है, तो जहां जल बाहर की तरफ उछलता है, तो उसी कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे दीर्घ ज्वार आएंगे। फिर देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है। सूर्य तो कांस्टेंट है अपनी जगह पे, बीच में पृथ्वी आ जाती है और इधर हो जाएगा आपका चंद्रमा। अब क्या होगा देखो, सूर्य इसको, पृथ्वी का जो जल होगा इसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा और चंद्रमा अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो यहां पर भी ये जो स्थिति होती है, पृथ्वी जब बीच में आती तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण किस स्थिति को लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगेगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखनी है। तो ये जब तीनों एक सीट में होती है तो कौन से ज्वार आते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं, बड़े ज्वार आते हैं। ठीक है, लघु ज्वार कब आते हैं? तो जब ये समकोण पे होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पे होते हैं। होता क्या है देखो, सूर्य तो कांस्टेंट रहता है, सूर्य तो अपने स्थान पे रहते हैं। यहां पर सपोज मैं पृथ्वी को रख देता हूं और यहां पर चंद्रमा है। अब क्या होता है कि ये जल है, ये सूर्य अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा और चंद्रमा अपनी ओर इसको खींचने का प्रयास करेगा। तो होता क्या, जब ये तीनों एक सीट पे होती है तो ये इस तरह की स्थिति बन रही समकोण पे, तो यहाँ पे लघु ज्वार आते हैं। लघु ज्वार कब आते हैं? जब ये समकोण पर होते हैं, इस तरह से होते हैं, तो लघु ज्वार आते हैं। क्योंकि ये जल इस तरफ को खींचेगा, इस तरफ को, तो इतना ज्यादा, इतना, क्योंकि दोनों तरफ पानी खींचा जा रहा है तो ज्यादा ज्वार नहीं उठेंगे, इसलिए लघु ज्वार की स्थिति बनती है जब समकोण पे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में बनता है कि लघु ज्वार कब बनते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार बनते हैं। ठीक है, और ये भी याद, कई बार पेपर में ये बनता है कि चंद्रमा, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और चंद्रमा सबसे नजदीक है, तो इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा होता है सूर्य के परिप। तो सूर्य, इसलिए चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ज्यादा ज्वार आते हैं। ठीक है, यानी कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस समय क्या होता है, ज्यादा तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, चंद्रमा। तो सभी इसका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आंसर होगा रामगुप्त था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? यानी कि एयर पॉल्यूशन एक्ट कब का है? यह है 1981 का। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कब का है? जल प्रदूषण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण अधिनियम अगर आपको पूछा जाए तो 1974 का है। ठीक है, ये बताओ जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002। एक सौ लिखना, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण 1986, बहुत बार आता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी आपको याद रखना है। ठीक है, 28 है,
राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितना कर सकते हैं? 1/6 कर सकता है, ठीक है। बाकी देखो विधान परिषद से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। देखो 1/3 कहां से चुने जाते हैं? तो 1/3 सबसे पहले आपको याद रखना है, 1/3 जो चुने जाते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। विधानसभा से लिख लो, शॉर्ट में लिख कर रहा हूं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/3। 1/3 कहां से होते हैं? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज होती हैं वहां से निर्वाचित होते हैं, जैसे जिला बोर्ड हो गया या नगर निकाय हो गया, वहां से चुने जाते हैं, नगर पंचायत वगैरह वहां से चुने जाते हैं। 1/6 राज्यपाल के द्वारा, जो आपको क्वेश्चन बना है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 अध्यापक होते हैं और 1/6 क्या होते हैं? स्नातक। अध्यापक कौन होते हैं? याद रखना है, माध्यमिक शिक्षा या उससे ऊपर, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापक होते हैं। वो भी कौन? जो 3 साल का एक्सपीरियंस, जिनको 3 साल से जो अध्यापन का कार्य कर रहे हो। और यहाँ पर भी स्नातक कौन होंगे? जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक की उपाधि धारण कर ली हो, ठीक है। तो ये चीज, सब चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे अध्यापक जो प्राइमरी अध्यापक इसमें नहीं रखे जाते, यानी कि माध्यमिक और उससे ऊपर के अध्यापक इसके अंतर्गत आते हैं। स्नातक जिन्होंने 3 साल पहले स्नातक की डिग्री हासिल कर ली हो। बाकी इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है इनको, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट 29 है, बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? जो बायोमास है, बायोमास एनर्जी, इसमें पशु के अवशिष्ट जो होते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट इनको बोला जाता है, या फिर जो लकड़ी होती है, सड़ी गली जो लकड़ियां होती है, उससे बायोमास बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का अर्थ होगा पारिस्थितिक तंत्र विविधता, उसको बोला जाता है। इकोसिस्टम जो होता है उसमें जो विविधता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। एक पॉइंट लिख लो इसमें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र में, लिख लो, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के द्वारा होने वाली विविधता, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के द्वारा होने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। होने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो जो इकोसिस्टम होता है, इको तंत्र जो होता है, उसमें एक विशेष क्षेत्र में वनस्पति, जीव जंतु या इनके द्वारा जो विविधता पाई जाती है उसी को पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहा जाता है, ठीक है। 31 पे आते हैं, विश्व के किन 2 देशों में लगभग 57% बड़े बांध है? तो ये चीन और भारत में। आंसर होगा आपका ए वाला, ठीक है। 32 पे आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप इस तरह इसको पढ़ते हो तो एक मैप के थ्रू इसको याद करेंगे। मतलब मैप के थ्रू क्या मतलब, इस तरह से चारों दिशाएं इसकी याद होनी चाहिए आपको। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ऊपर आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, JNK में मांडा आता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा चिनाब। ऐसे याद रखने हैं। सबसे दक्षिण में अगर मैं आऊं तो दक्षिण में आपका आता है दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पड़ेगा आपका? दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये यहाँ पर कई बार प्रवरा नदी दिया होता है, प्रवरा, या कई बार लिखा होता है गोदावरी। तो गोदावरी नदी का ही पूरा प्राचीन नाम क्या मिलता है? प्रवरा नदी मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है। अगर ये पूर्व की बात आऊं तो यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, और ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा लंबा विस्तृत था, ये बहुत इधर तक गया था, सुतका के डोर, या फिर इसको बलूचिस्तान भी बोला जाता है, ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित था? तो आंसर होगा दास्क नदी के किनारे स्थित था, ठीक है।
इस तरह से चारों दिशाएं इसकी याद रखना, चारों डायरेक्शन। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो इस तरह से इसका त्रिभुजाकार आकार था, ट्राइंगल शेप में था, त्रिभुजाकार। तो कैसा था, त्रिभुजाकार। ठीक है। क्षेत्रफल अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि टोटल क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। ठीक है। इसका जो अगर आएगा कि उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ था, ये उत्तर से दक्षिण वाला पार्ट इसका ये 1400 किलोमीटर है, और इधर से 1600 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर था, 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। देखो, उत्तरी सीमा आपको मांडा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा आपका दाइमाबाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। तो 1 2 3 4, तो आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है। ऐसे याद रखना, इस ज्यादा समय तक याद रहता है। जब भी आप इस तरह के मैप आपके मैपिंग के थ्रू याद करते हो ना, तो ये ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, भूलता भी नहीं हो कि क्या क्या हमने पढ़ा है, कहाँ पर है, सीधा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी कौन सी नदी कहाँ, कौन सी नदी के किनारे था या क्या था, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि आंसर होगा सी। 34 है, वायुमंडल की किस परत में यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेंट किरणें होती हैं, तो ये होता है समताप मंडल। ठीक है। इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर। ठीक है, याद रखना है। क्षोभ मंडल मतलब होता है ट्रोफोस्फेयर, तो यहाँ पे आंसर आपका समताप मंडल था। ठीक है। जहाँ अगर कभी आपको इंग्लिश में हिंदी में दिक्कत होती है तो आप वैसे इसको कई बार इंग्लिश में भी दे जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल को बोला जाता है। ठीक है। ये ट्रोफोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है। मीसोस्फेयर तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ मीसोस्फेयर होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, समताप मंडल से क्या क्वेश्चन बनता है कि वायुयानों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति कहां पर होती है, समताप मंडल। क्योंकि होता है कि यहाँ पे समताप समान टेम्परेचर रहता है, इसलिए वायुयान आसानी से इस पे उड़ सकते हैं, गमन कर सकते हैं। और इसके अलावा याद रखना है स्थिर तापमान, स्थिर तापमान यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार, वायुमंडल की किस परत में स्थिर टेम्परेचर होता है, एक समान तापमान होता है, तो समताप मंडल में होता है। ठीक है। मीसोस्फीयर में आप लिखो न्यूनतम तापमान, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं, न्यूनतम तापमान किस मंडल में देखने को मिलता है, तो न्यूनतम तापमान -100 डिग्री तक भी यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है। तो मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल इसको बोला जाता है, न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आएगा आपका सर्वाधिक तापमान, किस मंडल में होगा बताओ, सर्वाधिक, सर्वाधिक टेम्परेचर होता है आयन मंडल में। ठीक है, आयन, आयन मंडल में सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। ठीक है। न्यूनतम आएगा तो मीसोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 148 में राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, पहला वाला सही है। सेकंड है, कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, ये वाला कथन गलत है, यानी कि आंसर यही होगा आपका, गलत आपको बताना था तो आंसर होगा बी। देखो, जो कैग होता है, ये कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। लेकिन अगर इसको हटाने की प्रक्रिया की बात करिए, अगर इसको हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह से हटाया जाता है, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी भी सही है, कैग का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, वहां से दिया जाता है। ठीक है। कार्य क्या होता है कैग का, मुख्य कार्य क्या है कैग का, हाँ, ये लेखा जोखा जो भी होता है ना भारत सरकार का, उसकी जांच करता है, या लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है उसकी जांच कौन करता है, कैग करता है। इसका काम है कि लोक लेखा समिति जो भी निर्णय लेगी या जो भी संचय व्यय होगा, आय व्यय होगा, उसका लेखा जोखा किसके पास होता है, किसकी जांच कौन करता है, कैग। और कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, जो नियुक्त करेगा उसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन एक चीज यहां से क्वेश्चन एक ये बनता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है, किस सदन में प्रस्तुत करती है, लोकसभा में।
याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है? लोकसभा में प्रस्तुत करेगी, लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, या कई बार लोकसभा अध्यक्ष दिया होता है या कई बार आपका लोकसभा ऑप्शन में होता है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। अगर आप सदन केवल सदन पूछा हो तो लोकसभा में प्रस्तुत करेगा, और इसकी रिपोर्ट जो जांच होती है, जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन जो करती है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र का परिभ्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी में लिखो, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। 37 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था, आंसर होगा डी। अवंतिका किया, वत्स का किया, इसके अलावा कौशल का भी किया था, कौशल देश जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, कौशल देश इसका भी किया था। अच्छा ये बताओ, शिशुनाग वंश की हत्या से पहले किसकी हत्या करी थी? उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, कम से ज्यादा के क्रम में, सॉरी ज्यादा से कम के क्रम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, ब्राजील, भारत और चाइना। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला ब्राजील है, सेकंड नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे चाइना। हालांकि ये चाइना कई बार आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका बी है, ठीक है, ब्राजील, भारत और चाइना। अच्छा बताओ, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा, ठीक है, क्यूबा। अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना, क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। और भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? यूपी। भारत का चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन विश्व का अगर आएगा तो क्यूबा। 39 सुमेलित करना है। देखो, अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में गौमदर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। काछा नागा विद्रोह हुआ था। 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए ही है ना, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ, आंसर होगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी। पहला, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, बिल्कुल। जो मेंटल है उसकी गहराई 35 से लेकर 29, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा मेंटल ही आपका आता है, ठीक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, क्या ये सही है गलत? ये वाला कथन गलत है। देखो याद रखना है, प्लास्टिक अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में जो मिलता है वो क्रोड वाला पार्ट मिलता है, यानी कि कोर में पाया जाता है प्लास्टिक अवस्था। जब आपका जो मेंटल का जो प्रेशर पड़ता है, जब कोर, आप सभी को पता है, इस तरह से याद होगा आपको कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है क्रस्ट है, बीच वाला जो पार्ट है ये मेंटल है, ठीक है। ये कौन सा है? मेंटल है, और ये वाला नीचे वाला कोर, या इसको क्रोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये मेंटल वाला जो प्रेशर है ये ठोस अवस्था में, मेंटल कैसे अवस्था में? ठोस अवस्था में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पाया जाता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ये हार्ड चीजें हैं, हार्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कोर में आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे तरल है, लिक्विड फॉर्म में लावा भरा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर जब यहाँ से प्रेशर जब नीचे पड़ता है, इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है, आयतन और वॉल्यूम भी ज्यादा है, इसका प्रेशर जब इसके ऊपर पड़ता है तो तरल आधा जो पदार्थ है प्लास्टिक के फॉर्म में यहाँ पे मिल बन जाता है। जैसे आप देखते हो नीचे से ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है, जब प्लास्टिक को पिघलाते हो तो एक इस लेयर सी बन जाती है, इसको अर्ध तरल भी कहा जाता है। इसको या तो प्लास्टिक लिखा होता है या फिर अर्ध तरल लिखा होता है, अर्ध तरल अवस्था में मिलता है, तो ये मिलता है कोर में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी आंसर होगा आपका। पृथ्वी के आयतन का 83% एवं द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो 67.8% भाग है, और इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, तो ये भी सही है, केवल बी आंसर होगा इसका।
प्लास्टिक जो पाया जाता है या प्लास्टिक फॉर्म में या अर्धतरल फॉर्म में करोड़ में मिलता है। 41 है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता उसकी प्रशासनिक सुधार थे। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। 42 है, थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? यह है यांग सिटी कांग, यांग सिटी कांग जो चाइना की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन कि पृथ्वी अगर हम देखें हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल यहाँ पे जल भरा, ठीक है, जल था, समुद्र था, एक सागर था जिसका नाम था, क्योंकि पृथ्वी गोल थी, यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल जल हुआ करता था, तो हुआ क्या कि ब्रह्मांड से एक आग का गोला, एक आग का पिंड इस जल वाले भाग में गिर गया था। आग का गोला इसमें गिरा था। जब ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में आपस में जो एस्टेरॉइड्स टकराए थे, उसे एक आग का गोला, एक आग का पिंड इस सागर में गिर गया था। धीरे धीरे करके जब ये ठंडा हुआ तो इसने एक पृथ्वी का रूप लिया, एक पपड़ी सी इसके ऊपर जम गई थी। वो ये जो पृथ्वी पे गिरा हुआ गोला था, इसको पेंजिया नाम दिया गया था। इसको क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। या आग का गोला जो था इस पेंजिया था। तो ये जो कार्बोनिफेरस युग में ये सब एक पूरा एक जोड़ा, एक गोला था, एक जुड़ा हुआ भाग था। और कब जुड़ा हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लेकिन कुछ समय बाद जब जुरेसिक युग आता है, जुरेसिक, जब आप पढ़ते हो डायनासोर का जो टाइम पीरियड था जुरेसिक युग, उस समय ये क्या हुआ, दो पार्टों में टूट गया, बीच से ये दो पार्टों में टूट गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट था ये अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड, या फिर इसको लॉरेसिया भी कहा जाता है। और नीचे वाला जो पार्ट था ये वाला गोंडवाना लैंड। जब ये दो भागों में टूटा, किस काल में टूटा ये भी इंपॉर्टेंट है, जुरेसिक युग में दो भागों में टूटा। उससे पहले कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक गोला, एक भाग से जुड़े हुए थे। तो ये याद रखना। और जब ये दो भागों में टूटा तो इसके बीच में एक सागर की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर आप पढ़ते हो ना, हिमालय जहां आज हिमालय खड़ा है, हिमालय जहां आज खड़ा है उसके नीचे पहले एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस नामक सागर। पढ़ते हो भी आप, कई बार आता है कि हिमालय से पहले या हिमालय की उत्पत्ति से पहले यहाँ पे कौन सा सागर हुआ करता था, ये क्या था? तो यहाँ पे टेथिस नामक एक सागर था। तो ये टेथिस सागर कब निकला? जब अंगारा लैंड और गढ़वाना लैंड दो भागों में टूटा, बीच में एक सागर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी को टेथिस नामक सागर दिया गया। फिर उसके बाद आपने वैगनर ने कहा, क्या कहा? 1912 में एक सिद्धांत दिया। इसने बोला कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, इन्हीं से महाद्वीप निकले हैं। महाद्वीप पे विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वैगनर ने दिया था। ठीक है, इस वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय सिद्धांत दिया और उसने ये बोला जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से 4 महाद्वीप निकले और यहाँ से आपके 3 महाद्वीप निकले। तो आपके टोटल 7 महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। नीचे वाले भाग से अगर फटाफट से लिख लो, दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग था। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन से महाद्वीप की उत्पत्ति किस भाग से हुई? ठीक है, और तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा आपका अफ्रीका। ये 4 कहां से निकले? गोंडवाना लैंड से निकले। 3 ऊपर से निकले, जैसे आपका यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे एक चीज याद रखना है। अगर आ गया भारत किसका भाग था? भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। जो इंडियन प्लेट थी वो इंडियन प्लेट इस गोंडवाना लैंड के भाग थी। जबकि एशिया तो ऊपर है ना, लेकिन धीरे धीरे करके प्लेटें गमन करती गई और ये जो एशिया वाला जो इंडियन प्लेट थी वो इस एशिया वाले भाग में मिल गई, फिर जाके ये एशिया में आया। ठीक है, तो प्राचीन भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ये 4 महाद्वीप नीचे वाले भाग से और 3 महाद्वीप ऊपर वाले भाग से, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर होगा आपका बी, पेंजिया टेथिस सागर, टेथिस नामक सागर से घिरा हुआ था। पेंजिया टेथिस नामक सागर नहीं, पैंथालासा नामक सागर से घिरा हुआ था। ठीक है, पैंथालासा, यहाँ पे ये होना चाहिए था। टेथिस सागर की तो बाद में उत्पत्ति होती है जब ये 2 भागों में टूटता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा ऐसे, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी स्टार्टिंग में कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है,
बस यहाँ पे देखो रिकॉल होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जाए, लेकिन टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें डिस्कशन नहीं हो पाती है, कुछ चीजें छूट भी जाती है, तो वो आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने से की गई मेहनत ज्यादा सफलता देती है और ज्यादा चीजें समझ में आती है, ठीक है। दूसरे की मेहनत तो ये होती है कि भाई जितने हमें टाइम मिल रहा है हम उतना बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें फिर भी हमसे छूट जाती हैं, तो वो आप जब आप खुद से घर में एक बार देखेंगे चीजें, तो बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो किन दो 44 है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है, तो ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे 90 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। 45 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। 46, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है, उसका कहा जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है, जो डाटा कम्युनिकेशन होता है वो किसके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, किस भारतीय जोड़ी यानी हॉन्जू टेनिस ओपन 2024 में डबल्स का खिताब जीता था, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, पढ़ते रहना, आंसर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य में भारत के पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेन पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई, आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50, चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक हाईवे निकाला जा रहा था, एक रोड बनाई जा रही थी जिसपे रोक लगा दी सरकार ने कि यहाँ पे कोई भी मानव गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, तो चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर है बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आंसर होगा असम में, ठीक। चलो रीजनिंग पे आते हैं 51, इसका आंसर बी होगा पूर्व, आ गया था सबका, आ गया ना सबका, पूर्व, ठीक है, नहीं आएगा जहां पर वहां पे पूछ लेना। 52, देखो पंखुड़ी का संबंध जिस तरह से फूल से, उसी तरह से अध्याय का संबंध किससे होगा, पुस्तक से होगा, ठीक है, पंखुड़ियों से फूल बनेंगे और अध्याय से पुस्तक बनेगी, ठीक है, ऑप्शन डी। 53, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आंसर होगा डी, देखो अपोजिट चल रहा है, और ये देखो ए का अपोजिट बी जेड होता है, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, जी का टी, इसी तरह से यहाँ पे ई का क्या होगा, वी होगा, एफ का होता है यू, ठीक है, एच का होता है एस, और के का होगा पी, तो पी एस यू वी, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ दरवाजा, देखो इसको देख लेते हैं, कुछ दीवारें दरवाजे हैं, ठीक है, कुछ दीवारें दरवाजे, तो कुछ पार्ट लेंगे दरवाजे का, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ दरवाजे खाट हैं और कुछ दरवाजे क्या है, खाट, ठीक है, कुछ खाट कुर्सियां हैं और कुछ खाट क्या है, कुर्सियां, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए में आते हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुर्सियां इधर है, दरवाजे इधर है, इसका इससे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो गलत है। कुछ खाट दीवारें हैं, दीवारें ये है और खाट इधर है, इसका भी कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। अब देखो एक जगह बोल रहा है कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं और दूसरी जगह बोल रहा है कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, जब भी इस तरह के दो स्टेटमेंट आपको एक में हाँ बोल रहा हो और एक में नहीं बोल रहा हो, तो वहां पे हमेशा आइदर और का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा सी, ठीक है, याद रखना है। एक में क्या बोल रहा है कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं और दूसरे में बोल रहा है कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, वहां पे हमेशा कौन सा होता है, आइदर और का प्रयोग किया जाता है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने बोला मोहन पास होगा और दूसरे ने बोला मोहन फेल होगा, एक ही चीज तो होगी, या तो पास होगा या फेल होगा, दोनों चीज तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या थर्ड अनुसरण करेगा, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 दिनों के कार्य में, इसका आंसर क्या है, 10 आना चाहिए, 10 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो समझ लो इसको, बहुत क्वेश्चन है ये, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रहा है 50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया जाता है कि उसे प्रत्येक कार्य दिवस के लिए ₹12 दिए जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक अनुपस्थित दिन पर वो ₹6 जुर्माना काटा जाएगा, कार्य समाप्त होने पर उसे ₹420 मिले, सब कुछ तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो आपने सपोज हमने मानते कि उसने पूरा
उसने पूरा 50 दिन कार्य किया, तो 50 दिन पूरा कार्य करेगा तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 12 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो कितना मिला उसको टोटल? 600 रुपए मिलना था, लेकिन मिला कितना उसको? लास्ट में उसको कितना मिला? 420 रुपए मिला। तो 420 इसमें से माइनस करेंगे, कितने का नुकसान हुआ उसको? कितने का नुकसान हुआ? 180 का नुकसान हुआ, यही तो हुआ। अब जब 180 का नुकसान हुआ, एक चीज याद रखेंगे, जैसे आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं ना, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको नुकसान कितने का होता है? 0.25 या 1.25? आपको टोटल नुकसान 1.25 का होगा, ठीक है। तो याद रखना है टोटल नुकसान 1.25। एक क्वेश्चन गलत करने में एक तो आपने जो सही करना था वो भी गलत कर दिया, दूसरा आपने नेगेटिव मार्किंग में, तो 1.25 का लॉस होगा। तो आपको 12 रुपए तो उसको दिए जाने थे जो वो कार्य करता, लेकिन वो 6 रुपए उसको काट दिया गया जुर्माना के लिए। टोटल नुकसान उसको 18 रुपए का हुआ, ठीक है। तो जब टोटल नुकसान 18 रुपए का हुआ तो यहाँ पे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 10, आंसर होगा आपका 10। सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पेपर में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। कई बार आपको मार्क्स पूछ ले जाते हैं कि आपको इतने मार्क्स, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सपोज आपको 100 क्वेश्चन दिए थे या 50 क्वेश्चन दिए थे, यही क्वेश्चन को घुमा के दे देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्वेश्चन यही होगा। तो आपको बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, आपको टोटल कर देना है कितना उसको मिला है, वो माइनस करने के बाद टोटल नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि नुकसान इसका दोनों काउंट हो जाएगा, 12 और 6 18, ठीक है। तो आंसर होगा बी। 56। यहाँ पे भी बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि आंसर कैसे होगा, जिसका आंसर ए आया होगा, ए ठीक होगा, ठीक है। देखो इसको बना लेते हैं, ए बी से बड़ा है, ठीक है। मैंने लिखा ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा हो गया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सी तथा डी ई से बड़े हैं, इसको छोड़ दो अभी, ई ए व सी के बीच में है। मैंने यहाँ पे ई बिठाया और यहाँ पे मैंने सी, ई ए और सी के बीच में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद आएंगे बैक जाओ, जब सी तथा डी क्या बोल रहा है, जबकि सी तथा डी ई से बड़े हैं, सी तथा डी ई से बड़े हैं, ये तो बोला है ना ई से बड़े, ये तो नहीं बोला कि मैं इसको बराबर भी तो रख सकता हूं, या ये तो नहीं बोला कि सी से बड़ा है, ये बोला है ई से बड़े हैं दोनों, तो मैंने इसको इक्वल टू में रख दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में आओ, अब दूसरा क्या बोल रहा है, यदि सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है तो ठीक है। अब अवश्य में सत्य आपको बताना है कि जो बिल्कुल सही है, ई बी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ई बड़ा है किससे? बी से, बी से बड़ा है ई, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं छोटा है, क्योंकि सी तो इधर है और ए नीचे है, तो ये वाला तो गलत है। सी डी से बड़ा है, अब मैं कैसे बोल सकता हूं सी डी से बड़ा है, सी इक्वल भी तो हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सी डी से बड़ा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। और डी सी से बड़ा है, डी बड़ा है सी से, ये भी वही बोल रहा है कि हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं जब तक हमें कोई चीज बताई नहीं गई है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर होगा आपका ए वाला, ए बी से बड़ा है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक दिन सूर्योदय के बाद शिवानी और रोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सपोज ये सूर्योदय है, सूर्य पूरब से उग रहा है, ठीक है। शिवानी और रोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, और वे अजमेर की दरगाह पे, देखो स्थान कुछ भी हो, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए स्थान कुछ भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर रोहित की छाया शिवानी के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, रोहित की छाया शिवानी के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, सपोज दैट मैंने ये रोहित लिखा और ये शिवानी लिखा, तो शिवानी की छाया तभी तो रोहित के दाई ओर पड़ेगी, ये रोहित का दाई ओर होगा, और ये शिवानी, ये एक शिवानी है, तो रोहित ये पूछ रहा है अगर रोहित की छाया शिवानी की दाई ओर पड़ रही है, इस रोहित की छाया शिवानी की दाई ओर पड़ रही है, तो इसकी दाहिनी ओर तभी तो पड़ेगी, सूर्य तो इधर है, इस तरफ तभी तो पड़ेगी जब इस तरफ खड़ा होगा, समझ रहे हो ना। ये रोहित इस तरफ खड़ा होगा और शिवानी इस तरफ खड़ी होगी, तो इसका मतलब है रोहित का मुंह किसकी तरफ है, आंसर होगा उत्तर की तरफ, रोहित ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 9:45 प्रतीत हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? याद रखना है जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया हो तो आप क्या करते हैं, 1160 में से माइनस कर देते हैं, 1160 में से 9:45 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 2:15। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, 1160 में से माइनस करते हैं, जबकि वाटर इमेज आपका दिया हो, जल प्रतिबिंब दिया हो, तो 1830 में से माइनस करते हैं। यहाँ पे जल प्रतिबिंब लिख लेना इसको, जल प्रतिबिंब,
शॉर्ट में लिख रहा हूं, जल प्रतिबिंब के लिए हम माइनस करते हैं 18-30 में से, ठीक है। नेक्स्ट 59 है, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, कौन सा हो सकता है? बुधवार। हुआ था ये, हो गया था, किसका नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक चीज याद रखना है, शताब्दी वर्ष मतलब होता है सेंचुरी ईयर, ठीक है। 100 साल, एक चीज याद रखना है, इसको नोट करके लिख लो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपको ये चीज पता है तो, ठीक है। 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5, 200 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 3, 300 सालों में अतिरिक्त डेज की संख्या होती है 1, और 400 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0, ठीक है। अतिरिक्त दिन मतलब ऑड डे, ठीक है। 5 का मतलब है फ्राइडे, 3 का मतलब है वेडनेसडे, 1 का मतलब है मंडे, और 0 का मतलब है संडे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में केवल यही दिन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दिन नहीं आएगा आपका सेंचुरी ईयर में। मंडे, फ्राइडे आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। वेडनेसडे आपका ऑप्शन में, तो वेडनेसडे आंसर होगा, इसके अलावा मंडे भी ऑप्शन में नहीं है और संडे भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका क्या आएगा? यहां पर वेडनेसडे है, बुधवार, ठीक है। समझ गए इसको? इसको नोट करके लिखना, समझना, बाद में अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी, जब आपने कैलेंडर निकालना सीखा होगा उसमें ये चीज जरूर लिखी होती है कि शताब्दी वर्ष कैसे निकालते हैं। इसको 4 से भाग देना पड़ता है, ठीक है, 400 से भाग देने पड़ रहे हैं, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो सेंचुरी ईयर होता है, 400 से भाग। बाकी चीजें अगर हम आगे का निकालना है, अगर हमें 500 निकालना होगा तो 400 प्लस 100 में तोड़ेंगे, तो 500 में कितने डे एक्स्ट्रा होंगे? 5 ही तो होंगे, क्योंकि 100 में टूट जाएगा, फिर 200 में अगर हमें 700 करना होगा तो इस 400 प्लस 300 में टूटेगा, 300 में एक दिन, ठीक है। तो ऐसे आपका निकल जाएगा आगे भी, बस ये चीज आपको याद रखनी होती है। तो सेंचुरी ईयर में ये दिन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दिन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, आंसर होगा 20, ठीक है। याद रखना है ये पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, हालांकि ये स्क्वायर है, ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए था तब स्क्वायर बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन है नहीं, है तो स्क्वायर ही, इस तरह से है ये, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको आप अंदर वाला काउंट करेंगे तो ये कितने, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला, तो टोटल कितने निकले यहाँ से? 5। तो इसके अंदर से, अंदर वाले से 5 निकलेंगे, 5 यहाँ से निकलेंगे, 5 यहाँ से निकलेंगे और 5 यहाँ से निकलेंगे, तो 5 चौकू 20, तो यहाँ पे टोटल आंसर होगा C 20।